सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। पाकिस्तान में बिजली के शोबे को बेशुमार संगीन और पेचीदा मसाइल का सामना है। ये चैलेंजेस बद इंतजामी से लेकर बिजली के शोबे में मईशत पर गालिब होती सियासत और फैसला साजी में ताखीर की वजह है। माशी तरक्की में सुस्ती की वजह से बिजली की मांग में जिस इजाफे की तवक्को थी वो पूरी नहीं हो सकी है। नेपरा की वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 90 IPPs हैं और हर माह जब आपका बिल आता है तो उसमें कुल इस्तेमाल किए गए यूनिट के अलावा इनकम टैक्स, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के साथ साथ कैपेसिटी चार्जेस भी शामिल होते हैं। ये कैपेसिटी पेमेंट वो अदायगी है जो हर माह सारिफ यानी आप लोग की जानिब से बिजली बनाने वाली कंपनी को उसकी बिजली पैदा करने की सलाहियत को बरकरार रखने के लिए की जाती है, जो सार्फिन की जानिब से बिजली की इजाफी मांग की सूरत पर मुहैया की जा सके। मिसाल के तौर पर अगर सर्दियों में बिजली की मांग 10,000 मेगावाट है जबकि गर्मियों में यह डिमांड बढ़कर 20,000 तक पहुंच जाती है, तो ऐसी सूरत में हुकूमत को पूरे साल 20,000 मेगावाट की पैदावारी सलाहियत बरकरार रखनी पड़ेगी ताकि जब जरूरत हो तो फौरी तौर पर बिजली फराहम की जा सके। लेकिन जब कोई प्लांट अपनी पूरी सलाहियत पर इसलिए बिजली पैदा नहीं करता क्योंकि मुल्क में इसकी जरूरत नहीं है, तो उस वक्त इन पावर प्लांट्स को फाल रखने के लिए कैपेसिटी पेमेंट्स की जाती हैं। इस अदायगी की एक और वजह यह भी है कि पावर प्लांट लगाने में खतीर सरमाया लगता है और इसीलिए हुकूमत सरमायाकारों को मुख्तलिफ मराद देने का वादा भी करती है, जिनमें उनका यकीनी मुनाफा, पावर प्लांट लगाने के लिए हासिल करदा कर्ज और फिर उस पर दिए जाने वाले सूद की अदायगी में मदद भी शामिल होती है। गुज़िश्ता चंद दिनों से IPPs के मामले पर होने वाले मुल्क गिर एहतजाज में सिर्फ एक ही बात की जा रही है और लोगों का वाहिद मुतालबा यह है कि IPPs के साथ होने वाले मुआहदों को खत्म किया जाए। लेकिन क्या सिर्फ IPPs के साथ मुआहदों का खात्मा ही इस मसले का हल है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तमाम मसाइल कैसे हल हो सकते हैं, इससे मुतालिक चंद एक तजावीज़ हमारे पास मौजूद हैं जो हम आपके सामने रखते हैं और फिर अपने एक्सपर्ट से भी इससे मुतालिक बात करेंगे। बहैसियत कौम हम सिर्फ मसाइल को समझे बगैर उसका आसान हल तलाश करना चाहते हैं, जैसे कि मुल्क की गैर यकीनी सूरत हाल और इसके असरात को नजरअंदाज करते हुए IPPs के मुआहदों को खत्म करना है। क्या इस इक़दाम से मुस्तकबिल में होने वाली सरमायाकारी पर कोई असर नहीं पड़ेगा? दूसरी बात यह है कि कुछ कारोबारी तबकात जो सरकारी सब्सिडी से मुस्तफीद हो रहे हैं और साथ साथ कारोबार ना होने का वावेला भी कर रहे हैं, वो क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उनसे भी दूसरी सनतों की तरह कीमत अदा करने के लिए कहा जा रहा है। अब वक्त आ गया है कि मुराद याफ्ता तबके को यह समझना होगा कि अब मुल्की खजाना मजीद सब्सिडीज देने का मुतहमिल नहीं हो सकता। फिर एक तजवीज़ ये भी है कि डिस्कोस को मौसर तरीके से काम करना होगा। अब मजीद लागत के पीछे छुपा नहीं जा सकता और सार्फिन पर सारा बोझ नहीं डाला जा सकता। इसके साथ साथ बिजली सार्फिन को बिलों की अदायगी भी पूरी तरह करनी होगी। देही सिंध के अलावा KP और बलूचिस्तान का 80% गर्दिशी कर्जा है। पावर सेक्टर ने कुछ अच्छे इकदाम भी किए हैं, जैसे कि 100% मकामी तवानाई पर बिजली की पैदावार का हदफ हमारा टारगेट है, जिसमें हम पहले ही 70% पर हैं और थर मंसूबे की तौसी के जरिए यह हदफ 100% भी हासिल किया जा सकता है। अब यहां पर हमें यह भी समझने की जरूरत है कि थर ही हमारा तेल है। हमें इस पर मुल्की बैंक्स और सरमायाकारों के ताउन से तरजीही बुनियादों पर तवज्जो देनी होगी। अब यहां पर एक फैक्ट यह भी है कि LNG जैसी दरामदी तवानाई पर इन्हिसार किसी सूरत में एक दानिशमंदाना फैसला नहीं है। हाइड्रो पावर इतनी सस्ती नहीं है जितना कि इसको दिखाया गया है, क्योंकि इन मंसूबों में पेशगी सरमायाकारी की लागत बहुत ज्यादा है जो कर्जदारों और सरमायाकारों को अदा करनी पड़ती है। एक चीज ये भी होती है कि हाइड्रो पावर साल में सिर्फ 6 माह के लिए दस्तयाब होती है। माहिरीन ये भी बताते हैं कि हाइड्रो पावर घरेलू आलात के लिए ठीक है, लेकिन इस पर सनतें नहीं चल सकती। आदाद व शुमार के मुताबिक हमारी बिजली की फीकस खपत अब भी बहुत कम है। हमें खास तौर पर सनती तरक्की के लिए मजीद सलाहियत पैदा करने की ज़रूरत है। तो ये अब कुछ ऐसी तजावीज़ हैं जिस पर अगर हुकूमती हल्के थोड़ा संजीदगी का मुजाहरा करें तो हो सकता है आगे चलकर जो हमें इस वक्त बिजली का एक संगीन मसला बना हुआ है वो किसी हद तक हल हो सके। इसके अलावा क्या सोल्यूशंस हैं, किस तरह से IPPs के साथ रीनेगोशिएशन की जा सकती है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर गुलफराज साहब एनर्जी एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। आप सबसे पहले तो ये बताइएगा, जो IPPs से मुआहदे हुए जो कि हर हुकूमत के दौर में होते रहे, किसी ने इस पर कोई रीनेगोशिएशन नहीं की, अब ये क्या रीनेगोशिएशन मुमकिन है इन पर? और इसके इन मुआहदों के बावजूद भी न सिर्फ बिजली महंगी हो रही है, गर्दिशी कर्जा भी हमारा बढ़ता जा रहा है, तो ये भी एक अहम फैक्टर है कि हमारी मईशत मजबूत नहीं हो पा रही है। ये इत्तेफाक की बात है कि वही गवर्नमेंट जिसने ये मंसूबों को नेगोशिएट किया था, फाइनलाइज किया था, वही इस वक्त पावर में है और इस वजह से जो भी बेस्ट जो है चांसेस हमारे यही हैं कि यही हुकूमत इनको दोबारा रीनेगोशिएट करे
अगर मैं वो डॉक्टर जो गौहर एजाज साहब के शेयर्स किए हुए फिगर्स हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि 52% जो IPPs हैं वो हुकूमत की ज़ेर मिल्कियत हैं। तो ये कम से कम उन 52% में तो रिफॉर्म्स प्रोसेस शुरू किया जा सकता है ना। जो दीगर हैं या जो दीगर मुल्कों की सरमायाकारी है वो तो अपनी जगह पर है, तो ये इन 52% पर हम क्यों अभी तक जोर नहीं दे रहे हैं? देखिए, जो हुकूमत की मलकियत में है, अब जो है वो हुकूमत किसके साथ रीनेगोशिएट करेगी? हुकूमत जो उन मंसूबे के जो बोझ है वो फिर अवाम पर डालेगी। ये तो हम ये कह रहे थे कि जो इन्वेस्टर्स के साथ हमारी रीनेगोशिएशन हो सकता है उसमें कोई हमें रिप्रीव मिल जाए, कोई हमें आसानी मिल जाए, कोई स्प्रेड मिल जाए। लेकिन अगर हुकूमत कहें तो फिर हुकूमत किसके ऊपर बोझ डालेगी? वो तो अवाम पर ही बोझ डालेगी। लेकिन डॉक्टर साहब, अब ये अवाम पर बोझ डालना तो इस मसले का हल नहीं है ना। ये सिलसिला जो कि कई दहाइयों से चलता चला आ रहा है, ये 90s में कुछ और हुकूमतें थीं, फिर जनरल मुशर्रफ का दौर आया, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN, PTI। ये किसी हुकूमत की तरजीह नहीं है इस मसले को हल करना, या कैपेसिटी नहीं है हमारी हुकूमतों में इस बारे में सोचने की, या कोई ऑल्टरनेट इस वक्त हमारे पास मौजूद ही नहीं है इन हालात में? देखिए, जो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, मैं यहाँ बताऊंगा कि इस वक्त जो बिजली 1995 की न्यू एनर्जी पॉलिसी के तहत आई थी और वो हमारी जरूरत से 3,500 मेगावाट एक्स्ट्रा ले ली गई थी, वो हुकूमती बरसरे इस वक्त पावर में है, वो है पीपल्स पार्टी। और जो उनके जो एनर्जी के हेड थे शाहिद अजम खान, वो तो कहीं ट्रैक भी नहीं हो रहे। तो दोनों हुकूमतों को इस वक्त हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि पीपल्स पार्टी अपने ज़माने की जो उनकी गलतियां थी उनको दूर करने की कोशिश करें, और जो मौजूदा हुकूमत है नून लीग की, वो अपनी ज़माने के। तो इस तरीके से जब तक ये पार्टियां जिन्होंने शायद, पहली बात जो है कि ये इनकी कोई कमजोरी थी, ये अच्छी तरीके से, मैं मिसाल के तौर पर एक बताता हूँ कि एक दफ़ा ये जो चाइना पाकिस्तान के इकोनॉमिक कॉरिडोर को मंसूबे डिस्कस हो रहे थे, तो मैं एक दफ़ा टीवी चैनल पर था और वहाँ पर इनके बहुत सीनियर एक नून लीग के जो गवर्नर भी थे वो भी आए हुए थे। तो मैंने जब ये पॉइंट आउट किया तो मैंने कहा कि इसका होमवर्क नहीं हुआ और इसके ऊपर ड्यू डिलिजेंस नहीं हुई। तो उनका पहला जवाब ये था कि ड्यू डिलिजेंस चाइनीज ने कर ली है। तो मेरे ख्याल में हमारी गवर्नमेंट इस हद तक इन्वॉल्व ही नहीं थी, जितना इतना बड़ा बोझ के नीचे हम आ गए। तो वो मेरे ख्याल में इस गवर्नमेंट को भी आंसरेबल होना चाहिए, और वो तमाम खामियां जो रह गई हैं उन खामियों का खमियाजा करने के लिए उन्हीं को ही ये रीनेगोशिएट करना पड़ेगा। और जो मंसूबे पाकिस्तान के अपनी मलकियत के हैं तो उसमें तो सारा करप्शन होगी और उसका भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने ये करप्शन की है उनके पास माली ज़राए बहुत ज्यादा हैं। वो आवाम पर ना डालें, वो खुद माली उसका मौजूद। बिल्कुल सर। डॉक्टर साहब, ये करप्शन वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन चलें रीनेगोशिएशन से हटकर जो कुछ ऐसे स्टेप्स हैं, मिसाल के तौर पर अगर इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाता, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की पर तवज्जो दी जाती और कंजम्पशन को बढ़ाया जाता, तो इससे भी क्या ये मसला हल हो सकता था? अगर हम 42-46 हज़ार की हमारी कैपेसिटी है बनाने की, तो हम 20,000 क्यों यूटिलाइज कर रहे हैं? इसका जो बहुत जरूरी जवाब ये है कि ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये एक बहुत ब्रॉड बेस्ड मंसूबा था। इसके अंदर स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन थे। वो स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन का मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर जो प्रोडक्टिव रिक्वायरमेंट है बिजली की, प्रोडक्टिव नीड को बढ़ाया जाए। अगर ये पहले स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन लग जाते, उसके बाद ये मंसूबे लगते, तो ये बिजली हमारी नाकाफी हो जाती और इस वक्त हमारी मैशत के ऊपर बोझ ना पड़ता। ठीक है डॉक्टर साहब, इस वक्त ज़ाहिर है कैपेसिटी चार्जेस का तो अपनी जगह पर एक इशू है, लेकिन इसके साथ साथ जो लाइन लॉसेस का मसला है वो भी कोई 1200-1300 अरब के करीब पहुंच गया है। जो सर्कुलर डेट है महंगी बिजली के बावजूद वो बढ़ता जा रहा है। अगर एक सारिफ एक यूनिट के 75 रुपये भी अदा कर रहा है तो फिर ये सर्कुलर डेट तो अपनी जगह रुक जाना चाहिए। ये नुकसान और ये कर्जा मुस्तकिल बढ़ रहा है, ये इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? कैपेसिटी चार्जेस तो हैं अपनी जगह पर मौजूद, लेकिन ये दो भी तो बड़े मसाइल हैं। देखिए, यहाँ तक जो डिस्कोज हैं, इनकी मैनेजमेंट पे बहुत ज्यादा एफिशिएंसी लाने की जरूरत है। इनके लॉसेस जो है, एक तो इनके दो तरह के लॉसेस होते हैं, एक तो टेक्निकल लॉसेस होते हैं और एक इनकी नॉन रिकवरी के लॉसेस होते हैं। ये दोनों चीजों को अब वो वक्त चला गया कि हम इनके डिस्कोज के लॉसेस को हम
तो बाकी लोगों के ऊपर बोझ डालकर पूरा कर सकते थे। अब हमें एक एक डिस्को को भी अकाउंटेबल करना पड़ेगा, उसकी मैनेजमेंट को टारगेट देने पड़ेंगे और उन लोगों को फिर जो हमारे पास जराए मौजूद हैं उनको इस्तेमाल करते हुए बिजली की चोरी को रोकना होगा और बिजली की अदायगियों को बढ़ाना होगा। अब इसके अंदर एफिशिएंसी लाने की जरूरत है। अभी देखें कि ये वो जमाना है कि जिसमें ये कहा जा सकता है कि अगर आपकी यूटिलिटीज यानी जो आपके अदारे हैं, बिजली का अदारा है, नेचुरल गैस का अदारा है, अगर वो फाल है तो आपकी मैशत फाल है और आपका फ्यूचर है। अगर वो फाल नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तभी हमें जैसे मैं पहले कह चुका हूं कि जरा रवायती जो हमारी जिम्मेदारियां हैं इन शोबों को हैंडल करने की, उससे आगे निकलकर इनको ज्यादा इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत है इनके अंदर। तो डॉक्टर जिन स्टेप्स की या रिफॉर्म्स की आप बात कर रहे हैं उसके लिए तो बड़ी सॉलिड विल होनी चाहिए, एक कंटिन्यूसली इंटेंशन होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर क्या हमें वो इंटेंशन और विल वाला माहौल नजर आ रहा है? क्या हुकूमत ने कोई ऐसा कदम उठाया है जिसको इस सिलसिले में सिर्फ नुक्ता आगाज कहा जा सके कि चलो इसकी शुरुआत हो गई है, आगे बेहतरी की तरफ हम जाएंगे? देखिए, इस वक्त जब हुकूमत का आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो उसमें दो तरह के अदारे आते हैं। एक तो रवायती हुकूमत है और एक जो है वो एस्टेब्लिशमेंट है, ज्यादा पावर एस्टेब्लिशमेंट के पास है। अच्छा। तो इस वक्त जो है हमारी तो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट फुली तरीके से इन्वॉल्व हो जाए इस मसले के ऊपर और हुकूमत को पुश करे, यूज करे और मसले को हल करे। इसका मतलब डॉक्टर साहब कि आपकी नज़र में हुकूमत के पास वो सलाहियत नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इस मसले को हल कर सके, इसलिए दीगर सपोर्ट की उनको ज़रूरत है? देखिए, हुकूमत जो है इस वक्त सब लोग जानते हैं कि हुकूमत के पास फुल पावर नहीं है। पीछे से जो स्ट्रिंग्स हैं वो स्ट्रिंग्स जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के पास है। तो इसलिए ये एक ऐसा मसला है जिसके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को दोनों को इकट्ठा होकर काम करना होगा। और डॉक्टर साहब, माजी में जब ये इस वक्त मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है जमात हुकूमत की, तो माजी में इन्हीं के दौर में सबसे ज़्यादा IPPs के मुआहदे किए गए। 2013 से जो 18 वाला उसमें 100 से ज़ायद मुआहदे हुए। तो आपको लगता है कि यही जमात या यही हुकूमत एक बार फिर उन मुआहदों को रीनेगोशिएट कर सकेगी जो इनके दौर में हुए? पहले उनकी तो शफाफ तहकीकात हो जाएं, वो सारे मामला तो क्लियर हो जाएं, तो फिर ही आगे की तरफ बढ़ा जा सकता है। मैं यहाँ पर एक आपको मिसाल देना चाहता हूँ कि एक दफा इंटर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी, चाइनीज के इन्वेस्टमेंट कंपनीज के सब लोग थे और ये नस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर हुई थी। मैं वहां पर की नोट स्पीकर था। तो मुझसे चाइनीज इन्वेस्टर्स ने एक सवाल किया। उन्होंने कहा जी कि डॉक्टर साहब आप हमें बताएं कि हमारी अदायगियों की कौन करेगा, यकीन कराएगा, गारंटी कौन करेगा? तो मैंने उन तमाम महफिल में कह दिया था कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा अदारा नहीं है, ना है हुकूमत, ना ही बिजली के अदारे, ना ही एस्टेब्लिशमेंट जो आपको गारंटी कर सके। सिर्फ एक ही तरीका है इसको गारंटी करने का, वो ये है कि पहले ये है कि जो चाइनीज कंपनी के अंदर कंपेटिटिव बिडिंग हुई है, कास्ट कम हुई है, टेक्नोलॉजी बेस्ट आई है और फिर जो टैरिफ्स हैं वो प्रॉपर तरीके से नेगोशिएट होकर कम हुए। अगर वो नहीं है तो कोई अदारा जो है आपकी अदायगियों को यकीन दहानी नहीं करा सकता। ठीक है, और वही चीज अभी हमारे सामने आ गई है। और डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल बस कि अगर जो इकदाम आपने तजवीज़ किए हैं, जो रिफॉर्म्स आप जिसकी तरफ आप तवज्जो दिला रहे हैं, अगर हुकूमत 100% इन पर काम करने जाती है तो कितना टाइम लगेगा हमारे पावर सेक्टर को इस्टेब्लिश होने में, बेहतर होने में, आवाम पर से बोझ कम होने में? कितना लंबा अरसा होगा? देखिए, अगर तो ये विद फुल मोटिवेशन के साथ, अंडरटेकिंग के साथ, दयानतदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी भी उठाएं ये दोनों अदारे जिनकी मैंने जिक्र किया, तो ये 5 साल के अंदर हमारा मसला जो काफी हद तक हल हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर गुलफराज अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, एनर्जी एक्सपर्ट, और ओपिनियन से आगाह कर रहे थे और कह रहे थे कि इस वक्त हुकूमत को संजीदगी के साथ एक इंटेंशन शो करनी पड़ेगी तो अगले चंद सालों में ये मामला काफ़ी बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो मुल्क की सियासत में इस वक्त सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। साहबजादा हामिद रज़ा साहब, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह, हमारे साथ मौजूद होंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और मुल्क की सियासत के अंदर तलखी और तशद्दुद में रोज़ इजाफा हो रहा है। हुकूमत और अपोजिशन सियासी मार्के में कामयाबी के लिए नई सफबंदी कर रहे हैं। हुकूमत हमेशा
मुफाहमत और बर्दाश्त के साथ आगे बढ़ती है, लेकिन हमारी मौजूदा हुकूमत अपोजिशन से भी 2 कदम आगे जाकर बहुत ही जारहाना अंदाज इख्तियार कर रही है। अपोजिशन ने हुकूमत को टफ टाइम जरूर दे रखा है, लेकिन हुकूमत में कुछ मामलात को लेकर इस वक्त इख्तिलाफ राय मौजूद है। इस वक्त मुल्क भर में अफवाहों का बाजार गर्म है। हुकूमत के कमजोर और गैर मुस्तहकम होने की बातों ने पहले ही मईशत को मजीद कमजोर बना डाला है। गुज़िश्ता कई रोज से हर सतह के तबके फिक्र में एक ही सवाल पर बात हो रही है कि हुकूमत का मुस्तकबिल क्या होगा। शदीद महंगाई और बिजली की रोज बरोज बढ़ती कीमतों ने हुकूमत को अवाम में गैर मकबूल बना दिया है। अवाम का सब्र और बर्दाश्त अब खत्म हो चुका है। गरीब तो पहले ही सिसक रहा था, लेकिन अब तो सफेद पोश घराने भी शदीद तरीन माशी तंगदस्ती का शिकार हो चुके हैं और सियासी अदम इस्तेहकाम है जो थमने का नाम नहीं ले रहा। बानी पीटीआई के हालिया बयान के बाद सियासी तज्जियाकारों ने उन्होंने कहा था कि 16 जुलाई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की जो तजवीज़ वफाकी वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सामने आई थी, उस पर पेशरफ्त किसी भी वक्त हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बानी पीटीआई ने पीर के रोज अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए यह एतराफ़ किया था कि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी की सूरत में GHQ के बाहर एहतजाज की कॉल दी थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी कानूनी टीम यह वजाहत कर रही है कि बानी चेयरमैन की गुफ्तगू का मफहूम यह था कि पुरअमन एहतजाज किया जाए, लेकिन मुखालफीन बानी पीटीआई के बयान को एतराफ़े जुर्म करार दे रहे हैं। एक और मामला है जिस पर इस वक्त सबकी नजरें लगी हुई हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती फैसला सुनाते हुए तहरीक इंसाफ को खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें देने का हुक्म दिया था। अब आज इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चीफ इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली में 39 अरकान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर तस्लीम कर लिया है, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जिसके बाद कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मीडिया से बात की और कहा कि बानी पीटीआई ने कौम को यह पैगाम दिया है कि नए जनरल इलेक्शन की तैयारी करें। अब मामला किस तरफ जा रहे हैं? सियासत में आइंदा 3 माह कितने अहम हैं? क्या कुछ हो सकता है? क्या मंजरनामे में कोई तब्दीली होने जा रही है? इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा साहब। साहबजादा हामिद रजा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जरा तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का जो फैसला किया गया है, अब इस पर आपकी जमात का क्या रद्द-ए-अमल, लोगों का क्या रिएक्शन? शुक्रिया जी। देखें, किसी भी जमात पर पाबंदी लगाने के हवाला से बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको मद्देनज़र रखना पड़ता है, और उसके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने उस रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट के अंदर भिजवाना होता है। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत ये पाबंदी की तरफ नहीं जाएगी। ये एक बढ़क थी वज़ीर इत्तलात की तरफ से, और उसके ऊपर आप खुद देख लें, हुकूमत के इत्तेहादी भी बैकआउट कर गए, और जो काबीना का इजलास हुआ उसके अंदर भी इस मामले को पोस्टपोन कर दिया गया। तो आई डोंट थिंक कि वो पाबंदी के ऊपर जाएंगे, और अगर वो पाबंदी के ऊपर जाएंगे खुदा ना खास्ता, तो जाहिर है हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होंगे। हर आइनी कानूनी जो दरवाज़ा है वो खटखटाएंगे, और अगर हम उसके लिए पब्लिक फोरम के ऊपर जाना पड़ा और हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करने पड़े तो इंशाल्लाह वो भी करेंगे। हम कोई ऐसा तरीकाकार इख्तियार नहीं करेंगे, ना सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ना बाकी हमारी इत्तेहादी जमातें जो वायलेंस को प्रमोट करता हो। लेकिन ये मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ कि पाबंदी लगाने के लिए हुकूमत के पास कुछ भी चीज़ मौजूद नहीं है, माँ सिवा उनकी बढ़कबाजियों के और उन बयानात के। लेकिन साहब, अब आप जुमे को एहतजाज करने जा रहे हैं, सारी अपोजिशन जमातें वहाँ पर होंगी, मुतालबात अब आप लोग के बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, हुकूमत इस एहतजाज से तो मुतालबात नहीं मानेगी, तो अब इसके आगे का लाहे अमल क्या होगा? इस एहतजाज के बाद फिर क्या होगा? ये पुरअमन एहतजाज है, ज़ाहिर है इसका वो असर नहीं होगा हुकूमत पर जिस तरह से होना चाहिए। क्या तैयारी कर रखी है आप लोगों ने आगे के लिए? देखें, जहाँ तक एहतजाज की तैयारियों का ताल्लुक है, चूँकि आपके इल्म में है कि ECP के एफिडेविट्स जो हैं कैंडिडेट्स ने वो जमा करवाने हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर पर जो एक हमला किया गया इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से और सारा रिकॉर्ड ले गए, तो उसकी वजह से और MNAs और MPAs जो हैं हमारे, उनको कैच करने की कोशिश की जा रही है। तो जो लोग सिक्योर होंगे वो उस एहतजाज में शिरकत करेंगे। एक पब्लिक कॉल है, तमाम इत्तेहादी जमातों की तरफ से है, और तमाम इत्तेहादी जमातों के जो वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, और जहां पर पार्लियामेंटेरियंस के लिए मुमकिन हो सका वो वहां पर उसके अंदर शमूलियत इख्तियार करेंगे इंशाल्लाह। और ये जो हमारा एक कॉन्टीन्यूस फेज़ चल रहा है, अभी हम हंगर स्ट्राइक के ऊपर भी हैं, और वो अब मुसलसल हमारी चलेगी। तो ये फेज़ जो है ये सारे का सारा चलता रहेगा। जहाँ तक मुतालबात का ताल्लुक है, मुतालबात में इमरान खान साहब
नायब और उनकी अहलिया के हवाला से जो बोगस और बेबुनियाद मुकदमात हैं, वो हमारा मुतालबा है कि फौरी तौर पर इमरान खान साहब को रिहा किया जाए, और जब वो किसी केस में रिहा होते हैं हुकूमत नए केसेस में उन्हें फंसाना शुरू कर देती है, झूठे केसेस में फंसाना शुरू कर देती है, वो ख़त्म की जाए। नंबर 9, जो बेगुनाह कारकुनान गिरफ्तार हैं उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, उन बेगुनाह कारकुनान को फौरी तौर के ऊपर रिहा किया जाए। नंबर 3, जो ऑपरेशन है अज़्म इस्तेहकाम, इसके ऊपर जो कि कमिटमेंट की गई थी कि पार्लियामेंट को और इन कैमरा ब्रीफिंग भी दी जाएगी और वज़ीर आज़म तमाम पार्लियामेंट को एतमाद में लेंगे, तो वो हमारा मुतालबा है कि हमें बताया जाए, क्योंकि हमारी बतलाए बगैर ही अगर कोऑपरेशन उसकी इब्तिदा कर दी जाएगी तो वो उसके ऊपर सीरियस रिजर्वेशंस होंगी और शायद रियासत को उसका फ्रूटफुल रिजल्ट भी ना मिल सके, तो वो एक हमारे मुतालबे के अंदर शामिल है। इसी तरीके से जो ख़वातीन के साथ घरों के अंदर उनको उठाया जा रहा है, मुख्तलिफ हमारे पार्लियामेंटेरियंस के बच्चों को उठाया जा रहा है, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, वो सिलसिला कतन रुकना चाहिए। ये हमारे मेन मुतालबात हैं। और आखिरी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो फॉर्म 45 और 47 के अंदर जो हुकूमत रोड़े अटका रही है ट्रिब्यूनल्स की रास्तों में, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रोड़े अटका रहा है, वो रोड़े न अटकाए जाएँ और फौरी तौर के ऊपर जो इंसाफ है फॉर्म 45 और 47 के मुताबिक हमारा जो हक है वो हमें वापस किया जाए। ठीक है। अब आमिर साहब ये भी बताइएगा कि मखसूस नशस्तों का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आता है और उस पर हुकूमती जमातों को एक बड़ा धचका लगता है, लेकिन अब वो भी ज़ाहिर अपनी एक और नज़रसानी अपील में चले गए। सिर्फ नून लीग नहीं, पीपल्स पार्टी भी वहाँ चली गई। अब उनका ये बुनियादी नुकता है कि PTI तो अदालत गई नहीं थी इस मामले में इंसाफ मांगने और उनको इंसाफ मिल गया। तो अब आपकी जमात का मौक़िफ़ इस पर क्या है? ज़ाहिर बड़ा दिलचस्प है आपकी जमात का मौक़िफ़ जानना। देखिए, तरीके इंसाफ अगर दरख्वास्त गुजार नहीं भी थी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसल दरख्वास्त गुजार थी, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल और पाकिस्तान तरीके इंसाफ इत्तेहादी के तौर पर खड़े हुए हैं। हमने खुद अदालत में, मैंने खुद खड़े होकर ये कहा था कि अगर ये हक पाकिस्तान तरीके इंसाफ का है, ये सीटें इमरान खान साहब की हैं, ये सीटें उनकी अमानत हैं, अगर उन्हें दे दी जाएँ तो हमें कोई रिजर्वेशंस नहीं है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया है। ऐसा नहीं होता कि अगर कोई चीज़ आपकी मर्जी और मंशा के मुताबिक हो रही हो, आपको एयरपोर्ट्स के ऊपर जाके आपके फ्रॉन्जिक करवाए जा रहे हों, आपको जनाब नाजायज़ तौर के ऊपर तमाम करप्शन केसेस से बरी किया जा रहा हो, तो उस वक्त तो जनाब ये अदालतें जिंदाबाद हैं। यही सुप्रीम कोर्ट थी ना, इस फैसले से पहले इसी सुप्रीम कोर्ट की शान में कलाबे मिलाए जा रहे थे, इन तमाम जजेस की शान में कलाबे मिलाए जा रहे थे। ये मौजूदा हुकूमत जब वो ये कहती थी कि दिस इज़ द बेस्ट सुप्रीम कोर्ट वी हैव इन द लास्ट 20 ईयर्स और सो, तो अभी क्या हुआ कि एक फैसला सिर्फ आपकी मर्जी और मंशा के खिलाफ आया, मेरिट के ऊपर आया, कानून के ऊपर आया, अवाम की मंशा के मुताबिक आया, जिसका मैंडेट था उसको वापस किया गया, तो आपकी चीखें निकलना शुरू हो गई। आपके पास तो मेजॉरिटी मौजूद है, आप 209 के ऊपर बैठे हुए हैं नेशनल असेंबली के अंदर, हमें ये सीटें मिल भी जाती हैं, तो हम इन सीटों के बाद भी अराउंड 117 या 116 के करीब हम पार्लियामेंट में हमारी अपोजिशन की तादाद बनेगी। तो असल जो तकलीफ है वो 2/3 मेजॉरिटी ना मिलने की है, और हम जो बार बार गुज़श्ता 4 माह से लोगों को बतला रहे थे कि ये 2/3 मेजॉरिटी की आड़ के अंदर पाकिस्तान के आइन के अंदर ये घिनौनी किस्म की हरकत करने की कोशिश करेंगे, उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो वही तकलीफ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, फुल कोर्ट का फैसला, वो मानना पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास कोई वे आउट नहीं है। ठीक है आमिर साहब, लेकिन ये बताएं कि इस वक्त हालात देखते हुए, माहौल देखते हुए, आप कि ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलना इतना आसान होगा? चूंकि पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या कोई और जमात हो, वो इतनी आसानी के साथ तो ये सीटें नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेने देगी। जाहिर है वो अपनी एक लीगल बैटल लड़ेगी, पूरी कोशिश करेगी हुकूमत के उनका 2/3 मेजॉरिटी वाला फिगर बरकरार। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती कि ये क्यों सवाल किया जाता है कि आपको लगता है, जब आपकी आला तरीन अदालत ने फुल कोर्ट के अंदर वो सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी हैं, तो वो तहरीक इंसाफ ही की हैं, आपको देनी पड़ेंगी। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि हमें किसी कन्फ्यूजन का शिकार होना चाहिए। ये हक भी उसी का था और फुल कोर्ट था, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत थी, जब उन्होंने दे दिए तो अब दें, वगरना फिर आप अपने चेहरों के ऊपर ये जमहूरियत और ये बड़े फंडामेंटल राइट्स और अवाम के हकूक़ की बुलंद की बातें करना, ये आपने जो अपने चेहरे के ऊपर एक नकाब उड़ा हुआ है इस मौजूदा हुकूमत ने, जो कि वैसे भी पाकिस्तान की अवाम इस नकाब को उतार चुकी हुई है, आप सरेआम कहें कि जी हम
जामहूरियत के ऊपर यकीन रखते हैं, हम वन मैन आर्मी हैं, हमारा जो दिल करेगा हम पाकिस्तान के इदारों के ऊपर जब गुज़श्ता 30 साल के अंदर जो बयानबाजी, जो मुग़ल्लज़ात PMLN ने बकी हैं वो अगर माफ़ हैं और सिर्फ इनको ये इस्तेहक़ाक़ है तो ठीक है, फिर आप डिक्लेयर कर दें कि ये मुल्क PMLN का मुल्क है, ये पाकिस्तान के अवाम का मुल्क नहीं है। जमहूरियत के अंदर अवाम की मंशा होती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन इर्रेगुलरिटीज़ को पिन पॉइंट किया जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 8 फरवरी को हुई थी 13 जनवरी के फैसले के बाद, और खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि उनके फैसले को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गलत इंटरप्रेट किया है। तो अब उसके ऊपर आप क्या कह सकते हैं? अगर आपने पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का फैसला नहीं मानना तो फिर आइन कानून की बात खत्म कर दें, फिर ये कहें कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ दें इस आइन के लिए। ठीक है। अच्छा आमिर साहब, अब ये ज़ाहिर है अभी कुछ ही दिन पहले जो कार्रवाई हुई हुकूमत की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर पर छापा हुआ, वहाँ से बहुत कुछ बरामद किया गया, रऊफ हसन साहब को भी वहाँ से गिरफ्तार किया गया। फिर उस गिरफ्तारी पर, उस कार्रवाई पर फ़ौरन अता तारड़ साहब का बयान सामने आया कि रऊफ हसन साहब के कुछ राब्ते हैं मुल्क दुश्मन अनासर के साथ। ज़ाहिर है अभी वो साबित होना बाकी है। अब इस पर आपकी जमात का आपका क्या रद्द-ए-अमल है, क्या मौक़िफ़ है, चूँकि आप तो बहुत करीब से इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं? पूरी तसल्ली रखा था तारड़ साहब, ये वक्त सदा नहीं रहना, ये वक्त ख़त्म होने वाला है। इनके मुल्क दुश्मनों के जो राब्ते हैं वो इंशाल्लाह इसी तरीके से हम भी अदालत में प्रोड्यूस करेंगे। एक 70 साल का बुजुर्ग है यार, वो कैंसर सर्वाइवर है, कैंसर का पेशेंट है आप। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि गिरफ्तार तो किया FIA ने, अगर इन्वेस्टिगेट FIA ने किया है और ये स्टेटमेंट FIA के पास आई है कि मुल्क दुश्मन ताकतों से उनके को राब्ते साबित हो गए, अता तारड़ को इस चीज़ का कैसे पता है? वज़ीर इत्तलात को इस चीज़ का कैसे पता है? ये तो वो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था उसके पास ये डिटेल होनी चाहिए थी। इसका मकसद ये है कि आप क्रिमिनल इंटेंशन के साथ एक बंदे के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं और आपकी जो इंटेंशंस हैं वो ही ये हैं कि आप इस चीज़ को प्रूव करना चाहते हैं जो कि प्रूव नहीं होंगी। गुज़श्ता रोज़ हमारे वकला वहाँ पर मौजूद थे, रऊफ हसन साहब के साथ बातचीत हुई, उन्होंने कैटेगोरिकली ऐसी किसी भी चीज़ को डिनाई किया, वो बड़ी हाई स्पिरिट के ऊपर खड़े हुए हैं वहाँ पर। और इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। ये आपके दिल की ख्वाहिश तो हो सकती है, अजमल कसाब को पाकिस्तानी शहरी जो बम्बई हमलों में मुलव्वस था, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बताया था, एड्रेस भी बताया था कि वो कहाँ का रहायशी है। डॉन लीक्स का मेन किरदार मियाँ नवाज शरीफ था जो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश थी। मुख्तलिफ जंगों के अंदर 48, 65, 71 कारगिल जंग में हारने का जिम्मेदार पाकिस्तान फौज को करार दिया था, ये मौसूफ मियाँ नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी ने करार दिया था। तो अगर गद्दारी के पर्चे कटने हैं, आपने बैकग्राउंड उठाना है तो 100 बिस्मिल्लाह। सुप्रीम कोर्ट में ये सजाद अली शाह का बर्थडे का केक काटने के लिए गए थे, वहां पर हमला करने गए थे पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के ऊपर। तो आप किस मुंह से हमें भाषण देते हैं ये मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं? तो मैं ये समझता हूं कि ये ऐसी कतन किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं है। अगर हम वो लोग जिन्होंने अपने ख़ानदान कुर्बान किए, जिनके घरों के अंदर लाशें हैं, सवात ऑपरेशन, ज़रब अज़ब, रद्दुल फसाद को सपोर्ट करते हुए, इसी तरीके से एक्सट्रीमिज़म, टेररिज्म की मुखालफत करते हुए, हमसे बड़ा मुहिब वतन कोई नहीं है भाईजान। हम हैं मुहिब वतन, ये फ़ौज हमारी है, ये इन बनारसी ठगों की फ़ौज नहीं है जो अब इक़्तिदार के असूल के लिए अपने करप्शन के केसेस ख़त्म करवाने के लिए फ़ौज के नारे लगा रहे हैं। ये आज से कुछ अर्सा पहले गुजरांवाला में क्या कह रहे थे मियाँ नवाज शरीफ साहब? पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बारे में, पाकिस्तान के DGISI के बारे में क्या कह रहे थे मियाँ साहब? क्या कह रही थी मुस्लिम लीग नून की क़यादत? पुलवामा अटैक के बाद हमारा जो वज़ीर दिफा है वो कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर खड़ा होकर क्या कह रहा था? बाकी तमाम लोग क्या कह रहे थे? वो एक हमारा सियालकोट का एक वो अरिस्टोटल है, सो कॉल्ड खुद साख्ता, वो क्या कह रहा था वहाँ पे खड़ा होके? तो ये रवैये जो हैं ये काबिल कबूल नहीं है। हम मुहिब वतन थे और मुहिब वतन का सर्टिफिकेट लेने की हमें किसी से ज़रूरत भी नहीं है। ये भी मैं आपको, जिसके बाप दादा ने माइग्रेट किया हो, जिनकी पिछली नस्लें अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के पाकिस्तान में आई हों और यहाँ पर आने के बाद भी उन्होंने पाकिस्तान के लिए जानों की कुर्बानी दी हो, इन ख़ानदानों ने, उन्हें किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें मियाँ नवाज शरीफ के सर्टिफिकेट की या मौजूदा हुकूमत के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है कि हम मुहिब वतन हैं या नहीं। इनको सर्टिफिकेट की ज़रूरत है जिस तरीके से अवाम ने रद्द किया है। हामिद साहब, ज़ाहिर है ये हुकूमत भी इत्तेहादी हुकूमत है जिस तरह माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी। आप लोग बड़ा टफ टाइम इस वक्त एज ऑपोजिशन इनको दे रहे हैं, आपको लग क्या रहा है ये अपनी टर्म पूरी करेगी? जो इस वक्त हालात और मामला चल रहे हैं इसको देखते हुए कितनी स्टेबिलिटी इस वक्त हुकूमत में नजर आ रही है? ना तो मुझे लगता है कि ये मुद्दत पूरी कर पाएगी, ना ही इसको पूरी करनी चाहिए। अच्छा। उसकी वजह यह है कि ये चोरी शुदा मैंडेट के ऊपर ज़बरदस्ती मुसल्लत की गई हुकूमत है।
जिसे पाकिस्तान के अवाम के ऊपर मुसल्लत किया गया है। अगर आप फॉर्म 45 और 47 के हमारे जो केसेस हैं, अगर इसी तरीके से क्यों ट्रिब्यूनल्स के रास्ते में रुकावटें डाली जा रही हैं, आप जरा उसका फैसला आ लेने थे 2 महीने में, सिंपल मेजॉरिटी तो हमारे पास होगी। लेकिन हम नहीं समझते कि मौजूदा हुकूमत चल पाएगी, और इनके पास चलने का किसी किस्म का कोई मैंडेट भी है, ना इखलाकी ना कानूनी किसी लिहाज से। साहब, इस वक्त जो एक सियासी अदम इस्तेहकाम की फ़ज़ाए ज़ाहिर है, उसको भी कम होने की ज़रूरत है, और इसके लिए भी एक डिमांड है अपोजिशन की कि बानी PTI को जेल से बाहर लेकर आया जाए। आपकी आखिरी मुलाकात उनसे कब हुई, उसमें क्या बातचीत हुई? और इस हुकूमत के रहते हुए तो ये सब बहुत एक नामुमकिन सी चीज़ लग रही है, बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, जिस तरह से अब एक नया केस खुल चुका है। जी हाँ सर। बानी PTI से मेरी इमरान खान साहब से जो मुलाकात है वो अराउंड 2 वीक्स अगो हुई थी, और शायद कल दोबारा हो इमरान खान साहब के साथ मेरी मुलाकात। लेकिन इंतशार जो हम देखें, हुकूमतों के ऊपर बहुत जिम्मेदारी आयद होती है। आप 1 मिनट के लिए ज़रा इस आर्गूमेंट को साइड पे कर दें कि ये जमहूरी है या गैर जमहूरी है, ये डाका डाल के आए हैं, जैसे भी आए हैं। मुझे आप ये बताएं कि जो मौजूदा हुकूमत का रवैया है अवाम के साथ, महंगाई के ऊपर इस मुल्क को तबाह कर दिया इन्होंने। इनकी 1.5 साल की जो निगरान हुकूमत आई थी उसने बर्बाद करके रख दिया इस मुल्क के अंदर, और जिन लोगों ने बर्बाद किया वही आज इनकी कैबिनेट का हिस्सा हैं। जो पंजाब की वज़ीर आला हैं, क्या उनका रवैया जमहूरी है? क्या वो जमहूरी असूलों के ऊपर कारबंद है? वो एक खातून होने के बावजूद उनके दिल के अंदर कोई नरमी, हालांकि ख़वातीन जो हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़वातीन को वैसे ही नरम दिल पैदा किया, लेकिन पता नहीं कितनी पत्थर दिल संग दिल खातून है। तो ये जो रवैया पंजाब में वर्करों के साथ रवा रखा जा रहा है, ये सियासी खलफशार और इंतशार को मज़ीद बढ़ाएगा। मार्क माई वर्ड्स, पाकिस्तान के अंदर जब तक पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, पाकिस्तान के अंदर इकनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, और मौजूदा तमाम इकदाम पाकिस्तान को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मजीद तबाह बर्बाद करने के लिए अपना पेट्रोलिंग तो कर सकते हैं, लेकिन इन इकदाम के साथ कम अज़ कम ना हुकूमत चलती नज़र आ रही है, ना पाकिस्तान की मुआशी हालत बदलती नज़र आ रही है, और ना ही अवाम को कोई रिलीफ मिलता नज़र आ रहा है। ठीक है, आप जिस जानिब इशारा कर रहे हैं आमिर साहब, वो उस जानिब अपोजिशन की तवज्जो है भी या नहीं? अब महंगाई बढ़ रही बात है, बिजली महंगी हो रही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, टैक्सेस का बोझ एक आदमी के लिए ज़िंदगी मुश्किल कर रहा है, ये भी हकीकत है। लेकिन इस समय अपोजिशन क्या कर रही है? अभी तक एक जंग चल रही है फॉर्म 45 की, फॉर्म 47 की। इस जंग से कब हम बाहर निकलेंगे, और इकॉनमी पर कब कंस्ट्रक्टिव कोई बातचीत होगी, चाहे वो अपोजिशन करे? नहीं, बजट के ऊपर जिस तरीके से अपोजिशन ने जो IPPs का मामला है, जो एनर्जी क्राइसिस है, जो महंगाई का इशू है, उसे जिस तरीके से बेनकाब किया है, और फिर जिस किस्म का प्रोटेस्ट किया है नेशनल असम्बली के अंदर भी और रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल असम्बलीज़ के अंदर भी, सिंध में और पंजाब असम्बली के अंदर, वो तो बिल्कुल अज़र मिन शम्स है। हम तो देखें अवाम के वोट लेके आए हैं, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, हम तो सबसे पहले अवाम की बात करते हैं। अब तो बिजली के बिलों की कैफियत ये है कि हम जैसे लोगों के लिए भी अब एक मसला बन गया कि बिजली के बिल कैसे अदा किए जाने हैं, तो उसके ऊपर बिल्कुल एक अवाम, अच्छा इस मामले के अंदर को अवामी शऊर उजागर करने के लिए कैंपेन जरूरी नहीं है, इसलिए कि जो अपर मिडिल क्लास थी वो इस वक्त लोअर मिडिल क्लास से भी नीचे चली गई है, वो गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई। अवाम को सारा शऊर है। इमरान खान साहब की हुकूमत बदलने के बाद उस वक्त पेट्रोल 130 रुपए के ऊपर इन्हें मौत पड़ती थी, और 1 रुपया पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी तो इनकी चीखें और इनके वावेली नहीं सुने जाते थे। आज 280 रुपए प्लस पेट्रोल है, आज 60 रुपए प्लस बिजली का यूनिट है, उसके ऊपर पूरी आवाम आगाह है। हम बिल्कुल आवाम के इशूज़ को असम्बली के अंदर भी जिस जिस जगह पर उठा सकते हैं हम उठा रहे हैं, और इंशाल्लाह अभी जो हम मूव चला रहे हैं, अभी हंगर स्ट्राइक का आगाज खुद पार्लियामेंटेरियंस ने कर दिया है एज पर द डायरेक्शंस ऑफ इमरान खान साहब कि आपने 3 बजे से 8 बजे तक करनी है। ये फेज फर्स्ट है हंगर स्ट्राइक का, इसके बाद इसका फेज 2 आएगा जो ज्यादा सख्त होगा, फिर उसके बाद एक जनरल कॉल आएगी। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये अवामी मसाइल को उजागर करने के लिए और आवाम की आवाज बुलंद करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। और जाहिर है फॉर्म 45 और 47 का मामला उठाना इसलिए जरूरी है कि जब जिन लोगों को आवाम ने मुंतखब किया था और मैंडेट दिया था, जब आप उनके मैंडेट के ऊपर डाका मारेंगे, एक गासिब हुकूमत, एक चोरी शुदा मैंडेट से आई हुई हुकूमत जब आवाम पर आएगी तो उसको आवाम से कोई गर्ज नहीं होगी, इसलिए उस इशू को तो साथ रखना जरूरी है। जी ठीक है। अच्छा हम साहब एक आखिरी सवाल कि ये सोशल मीडिया के मिसयूज़ का जो इस वक्त इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लग रहा है और हुकूमत की जानिब से कहा जाता है कि सबूत भी उनके पास मौजूद हैं, शवाहिद भी मौजूद हैं कि इदारों की किरदार कुशी की जा रही है, ट्रोलिंग की जाती है, वहाँ पर प्रोपेगेंडा किया जाता है, फेक न्यूज़ फैलाई जाती हैं, गलत इत्तलात और मालूमात को आम किया जाता है, तो ये इस पर आपका और आपकी जमात का क्या मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ अगर हुकूमत के पास सबूत मौजूद हैं
और फिर इस पर कोई कार्रवाई होती है तो आपकी जमात को तो नहीं एतराज़ होगा? गुज़श्ता 2.5 साल से तमाम मीडिया, मेरे भाई आप समेत तमाम लोग जो हैं यही बात कहते आ रहे हैं, सबूत कहाँ पर हैं? अभी आपने फरमा दिया कि सबूत मौजूद हैं, हुकूमत ये कहती है। हमें भी दिखा दें। हमारे मत अक्सर ख़ानदानों के बच्चे फ़ौज के अंदर हैं यार। डोंट डू दिस एटलीस्ट, आई मीन ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आप एक शख्स की नफ़रत के अंदर इतना आगे चले जाएं कि उसके करोड़ों फॉलोअर्स को और उसके चाहने वालों को, उसके पार्लियामेंटेरियंस को आप ये कहें कि वो जनाब रियासत के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। कोई बात हमने नहीं की। जो सबूत कही जा रहे हैं वो ले आए सामने, लग जाएगा पता कौन से सबूत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साहबजादा हामिद रज़ा साहब, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह थे। साहबजादा साहब की गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।